नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है। मैं हूँ पीसी वर्मा और आज हम देखेंगे संविधान, शासन व्यवस्था और सामाजिक सरोकार। हमने पहले बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा की है। संविधान के संबंध में हमने चर्चा की और संविधान में क्या क्या है हमने देखा है। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से संविधान ने ऐसी व्यवस्थाएं दी हुई है कि पूरा स्ट्रक्चर जो है वो चल सके। और आज हम देखेंगे कि किस प्रकार जो संस्थाएं हैं, राजनीतिक संस्थाएं हैं देश की, वो काम करती हैं। तो जो देश की राजनीतिक संस्थाएं हैं, राजनीतिक संस्थाओं से हम समझ सकते हैं कि राजनीतिक कार्य अर्थात नियमावली बनाने के लिए, विभिन्न प्रकार के कामों को कराने के लिए और साथ ही साथ न्याय प्रदान करने के लिए समाज में एक व्यवस्था बनाई गई है। संविधान ने ऐसी व्यवस्था हमें दी है कि किस प्रकार से हमारा कामकाज चलेगा। चूंकि हमने पहले देखा था कि हमारा संविधान बहुत विस्तृत है और इसमें बहुत सारी चीज़ों का समावेश किया गया है। उद्देशिका का हमने देखा कि उद्देशिका में पूरी बातों का निचोड़ रखा गया है कि देश किस प्रकार से काम करेगा, किस प्रकार से लोगों के बीच आपस में मेल जोल और अन्य प्रकार के क्रियाकलाप के लिए, साथ ही साथ जो संस्थाएं हैं ये भी व्यवस्था करेंगी जो सामाजिक बदलाव है, सामाजिक सरोकार है, उसका पालन किस प्रकार से किया जाए। चूँकि जनता से जुड़े मुद्दे बहुत आवश्यक होते हैं और किसी भी प्रकार से उनका निराकरण करने की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए सामाजिक सरोकार के साथ साथ सामाजिक बदलाव तथा संविधान में भी संशोधन की आवश्यकता होती है, तो उस पर भी विचार किया गया है। सबसे बड़ी बात है शासन का विकेंद्रीकरण। हम जानते हैं कि जो भारत है, जब हम भारत कहते हैं तो हमारे मन में एक विचार आता है कि भारत क्या है। भारत जो है वो कुल मिलाकर बहुत सारे राज्यों का एक संगठन है। जो भारत है वहां पे या हम इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं और भी बहुत से राज्य हैं भारत के अंतर्गत। अब हर राज्य में जिले हैं। ये आपने देख लिया किस प्रकार से जिले हैं। जिले के अंतर्गत तहसील है। और भी बहुत सारे इसके अंतर्गत गांव हैं। और भी बहुत सारे, और इन गांव के अंदर भी पारा, मोहल्ला और बहुत सारी चीजें इस प्रकार से स्ट्रक्चर है। तो जो सत्ता है, शक्ति जो होती है, अर्थात जो भारत, जो हमारा देश है, यहां पर यह व्यवस्था बनाई गई है कि शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया है। शक्ति का विकेंद्रीकरण अर्थात ये आप देख सकते हैं शक्ति का विकेंद्रीकरण क्या होता है। एक स्थान पे पूरी शक्तियों को इकट्ठा कर देना। लेकिन यहां आप देख सकते हैं हमारा देश तो बहुत बड़ा है। अब यहां पे हमने अगर शक्ति का विकेंद्रीकरण कर दिया, अर्थात यहां पर शक्ति को सीमित कर दिया एक स्थान पर, केंद्र सरकार के स्थान पे या मान लीजिए दिल्ली पे, तो जो निर्णय यहां गांव तक आना है वो मुश्किल हो जाता है। तो अब इसके कारण सत्ता का विकेंद्रीकरण इस प्रकार से किया गया है कि सत्ता को संकुचित नहीं किया गया है।
शक्ति को बांटा गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे राज्य हैं, तो इस प्रकार से सत्ता को बांटा गया है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता के लिए होता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये गांव आया, तो गांव में नागरिक होंगे, 1 2 3, राम मोहन गोपाल। अब ये है लोकतंत्र के मुख्य हिस्से, है ना, आप देख सकते हैं। तो यहां आप देख पाएंगे कि जो ये हिस्से हैं, जो लोग हैं, उनके बीच सत्ता का शक्ति होना चाहिए, अर्थात निर्णय लेने का अधिकार नीचे लेवल तक होना चाहिए। और इसी चीज को संकल्पना किया गया है कि किस प्रकार से अलग अलग स्थानों पे सत्ता में लोगों को किस प्रकार से निर्णय लेने का अधिकार दिया जाए। यहां तो अधिकार लिया जाता है, निर्णय लिया जाता है, उसी प्रकार से राज्यों में भी निर्णय लिया जाता है। अलग अलग हिस्से बांटे गए कि कौन से चीज का निर्णय कहां पर लिया जाए। साथ ही साथ 1992 में समय समय पर संशोधन भी होता है। जो संविधान है उसमें चीजें कुछ जोड़ी जाती हैं, कोई घटाई जाती हैं। तो संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें एक व्यवस्था दी गई, 73वें संविधान संशोधन में पंचायतों तक, यहां आप देख सकते हैं पंचायतें आ गई हैं, तो वहां तक अधिकार दिए गए हैं, निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। तो इसमें पूरे हमारे देश में जो सामाजिक बदलाव लाने की आवश्यकता है, तो उसमें केंद्रीय शासन को तो मजबूत बनाया गया है, साथ ही साथ प्रांत स्तर पर भी निर्णय लेने के लिए सत्ता का हस्तांतरण किया गया है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे संसद होता है, यहाँ पर आपका विधानसभा होता है। और ये तो दो लेवल हो गया, पहला संसद, दूसरा विधानसभा लेवल। अब यहाँ पे तीसरा लेवल बनाया गया है ग्राम पंचायत पर, पंचायत। तो इसे त्रिस्तरीय बनाया गया है। ये व्यवस्था बनाई गई है यहाँ पे कि किस प्रकार से निर्णय लिया जाएगा अलग अलग लेवल पे। अब यहाँ पे तीनों लेवल तो हैं, तो शक्ति का भी विभाजन किया गया है कि जो शक्ति होती है कई प्रकार की होती है। मुख्य तौर पे जो शक्ति है वो 3 प्रकार की है। पहला चीज है कानून बनाना। तो कानून बनाने की शक्ति दी गई है, संसद को दी गई है, अर्थात केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर पे भी दी गई है। उसी प्रकार से जो उसे लागू कराने की शक्ति है, कानून तो बन गया, अब उसे लागू कराना है। उसके बाद तीसरी शक्ति है उस न्याय करनी। तो इस प्रकार से शक्ति जो है वो बांटी गई है, केंद्र के साथ, राज्य के साथ। तो शक्ति बांटी गई है क्योंकि संस्थाएं जो है अलग अलग चीजों पे निर्णय लेते हैं, और इसके लिए अलग अलग तरीके के संस्थाएं और भी बनाई गई हैं। ये तो था सिर्फ एक उदाहरण कि किस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है। तो मुख्य तौर पे 3 जो शक्तियां होती है उसका विभाजन किया गया है, और इसके लिए अलग अलग और संस्थाएं जो बनाई गई हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, जो कि कानून बनाने के लिए विधायिका को, विधानसभा को निर्धारित किया गया है। लागू करने के लिए कार्यपालिका,
और न्याय के लिए न्यायपालिका जो कि न्याय करती है। अर्थात आप देख सकते हैं विधायिका जो है वो भारत सरकार के स्तर पे आप देख पाएंगे संसद है, कार्यपालिका जो है वो जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं वो है, न्यायपालिका जो है वो कोर्ट और न्यायालय जो है आपके वो है। उसी प्रकार राज्य में भी विधायिका जो है विधानसभा आपको मिल जाएगी, कार्यपालिका जो राज्य सरकार की एजेंसियां हैं जो कार्य करती हैं, और इसके अलावा न्यायपालिका जो राज्य स्तर पे न्याय के लिए होती है, कोर्ट होते हैं। ये सारी चीजें हैं। कहीं पे भी अगर किसी भी प्रकार की परेशानी या दिक्कत हो तो ये जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है, ये तीनों मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। इन तीनों को एक साथ मिलकर चलना है। कुल मिलाकर इन्हें उचित तरीके से शासन को चलाना है, लोगों के बीच कार्य करना है। अब ये जो कार्यपालिका है, मंत्रिपरिषद है, ये आप देख सकते हैं मंत्रिपरिषद जो होता है वो मुख्य तौर पे काम करता है, वो विधायिका का ही एक अंश होता है, हिस्सा होता है, संसद का हिस्सा होता है। और मंत्रिपरिषद के सदस्य जो होते हैं वे संसद के भी सदस्य होते हैं। कुल मिलाकर ये आपस में जुड़े होते हैं। जो न्यायपालिका होती है, न्यायपालिका जो है वो इन सब के बीच में किसी भी प्रकार की कोई संकट की स्थिति या अन्य प्रकार की बातें आने पर न्यायपालिका कार्य करती है। इन सभी को मिलकर कार्य करना पड़ता है। और एक और कार्यपालिका जिसके अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं, वे संसद के सत्रों को बुलाते हैं, साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को भी वो अधिक से अधिक काम कराते हैं। और यदि कहीं पे कुछ परेशानी हुई तो वे हस्तक्षेप भी कर सकते हैं विधायिका के कार्यकलापों पे, किस प्रकार से काम किया जाए। और मुख्य सत्ता जो होती है ये सभी मिलकर चलाते हैं, शासन चलाते हैं। और ये जो चीजें होती है ये कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका इन सबके अंतर्गत आती है। हम देखेंगे आगे कि किस प्रकार से इनमें और अधिक विस्तृत तौर पे हम देखेंगे कि किस प्रकार से होता है विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका का कार्य क्षेत्र। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, आपसे अनुरोध है कि हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे वीडियो देखते रहिए। हम आपके लिए इसी प्रकार जानकारी से भरी वीडियो लेकर आएंगे जो आपसे जुड़ी है, आपके काम की है। तो मैं पीसी वर्मा आपसे विदा लेता हूँ। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करिए, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया गया है, जिस पर आप क्लिक करेंगे और हमसे जुड़ जाएंगे। और हम आपको इसी प्रकार आपके जानकारियों से संबंधित वीडियो लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मैं पीसी वर्मा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।